नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज को जो क्लास है इसमें हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। पहला चैप्टर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, नोट्स भी अच्छे बनाए होंगे और आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट भी दिया होगा। मैंने पिछले लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि ड्राइंग का जो पहला चैप्टर है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स ये खत्म हो चुका है। आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। सभी बच्चे लगाए होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। जो बच्चे नहीं लगाए हों अभी भी जाकर लगा लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाए हों तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए होंगे, बहुत सही हुए होंगे, बहुत सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा गलत हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा सही हुआ होगा। लेकिन इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस क्या रहेगा, क्योंकि जो पढ़ा होगा उससे क्वेश्चन सही हुआ होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उससे क्वेश्चन गलत हुआ होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुआ है तो ये प्रैक्टिस की बात है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन सब सही हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको सही होगा और याद भी रहेगा। यही जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बच्चे अभी तक सीरियस नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि जो सीबीटी 2 का पार्ट ए है उसी से मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी पार्ट का जो क्वेश्चन है 100 नंबर का आता है। 100 में से 40 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस आएंगे और ये 40 जो क्वेश्चन होंगे मात्र 15 टॉपिक 10-15 टॉपिक पढ़ के आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। बाकी के तो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ बहुत कम है और यहाँ से नंबर जो आएगा ना वो बोनस में काम करेगा सिलेक्शन के लिए और नंबर इजीली मिल जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं अपने टेस्ट का। पहला क्वेश्चन है कि ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, ठीक है ना। ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसमें एक बेटन होता है। बेटन का उद्देश्य क्या है? इंग्लिश में भी लिखा हुआ है देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ ड्राइंग बोर्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इस बेटन, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बोर्ड को मुड़ने से बचाता है, प्रोटेक्टिंग द बोर्ड फ्रॉम वार्पिंग, स्ट्रिप को सहारा देता है, स्ट्रिप को जोड़ना है, जोड़ता है कनेक्टिंग द स्ट्रिप, और टेबल पर टेक देता है, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर सही है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर ड्राइंग बोर्ड मैंने बताया था, ड्राइंग बोर्ड का मैंने इस तरह से बनाया था, पीछे वाला भाग को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पटरियों को, पटरी मतलब स्ट्रिप, लकड़ी के बहुत सारे पतले पतले पटरियों को जोड़कर ड्राइंग बोर्ड बनता है। ये पीछे वाला भाग है। इसी के ऊपर क्या होता है कि एक स्ट्रिप को लगा दिया जाता है और ये स्ट्रिप क्या करता है कि ये जितने भी पटरियां हैं इसको जोड़ के रखता है, ठीक है। दूसरा जोड़ के रखता है, इधर उधर नहीं होने देता है। और तीसरा, ये ठंड या गर्मी में सिकुड़ने या फैलने नहीं देता है। लेकिन लगाने का जो मेन मकसद होता है इसका कि सिकुड़ने या फैलने ना दे, क्योंकि इसमें एरर आ जाएंगे टेबल में तो फिर ड्राइंग सही नहीं बनेगा। तो इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो है कि बोर्ड को वार्पिंग से बचाता है, मुड़ने से बचाता है, ठीक है ना। बोर्ड को मुड़ने उड़ने से बचाता है, सिकुड़ने फैलने से बचाता है। मेन इसका ये काम है, इसीलिए पहला वाला सही है। ये भी स्ट्रिप को सहारा भी देता है, ऐसा बात नहीं है, सहारा तो दे ही रहा है। बहुत सारे स्ट्रिप जुड़े हुए, अगर सहारा नहीं देगा तो ये अलग बिखर जाएंगे। सहारा देता है, लेकिन इसका मेन रोल सहारा देना नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्रिप आपस में भी जुड़े रहते हैं तो ज़्यादा सहारा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन मेन काम इसका कि इसमें जो इरर्स है ना, इरर्स नहीं आने दे, पकड़ के रखे स्ट्रिप को, तो वहीं मुड़ने से बचाता है। स्ट्रिप को जोड़ना अभी ये दोनों आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन ये मुख्य काम नहीं है। ये काम करता है इस तरह का, लेकिन मुख्य काम इसका क्या है कि वार्पिंग से बचाना, मुड़ने और टूटने से बचाना। उसका काम है कि इसका स्ट्रिप का, ये स्ट्रिप है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है। ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पे टी स्ट्रोक स्लाइड करता है उसका क्या नाम है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पे टी स्क्वायर स्लाइड करता है उसका नाम क्या है। पहला दिया है आंसर बेटन, स्ट्रिप, एबोनी एज, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया था ड्राइंग बोर्ड में पढ़ाया था कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है इसमें ये नरम लकड़ी से बनाया जाता है और बिना गांठ वाली लकड़ी से ड्राइंग बोर्ड बनाया जाता है, आपको मैंने पढ़ाया था। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लकड़ी के स्ट्रिप जोड़कर ये ड्राइंग बोर्ड का निर्माण किया जाता है और जो स्ट्रिप होते हैं लकड़ी के ना, ये बेहद ही नर्म होते हैं। लेकिन एक स्ट्रिप को कठोर लकड़ी से बनाया जाता है, एक स्ट्रिप को क्या करता है कठोर लकड़ी से बनाया जाता है और इसका किनारा जो होता है ना, बेहद ही कठोर लकड़ी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इस किनारे पे, ये वाला जो किनारा है इस पे बेहद ही कठोर लकड़ी का इस्तेमाल करके इसका किनारा बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग एज या एबोनी एज, ठीक है ना। वर्किंग एज या एबोनी एज बोलते हैं। क्यों कठोर बनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे ना
जो टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर को स्लाइड किया जाता है, ऊपर नीचे टी स्क्वायर स्लाइड करता है। जब ऊपर नीचे टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करेगा तो यहाँ पे घिसने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसके जो किनारे होते हैं उसको क्या किया जाता है, कठोर लकड़ी से बना दिया जाता है। जैसे आपका देखिए टी स्क्वायर का ये स्ट्रोक रहा, ठीक है ना, ये टी स्क्वायर का स्ट्रोक है जो यहाँ पर लगा हुआ है, और ये रहा टी स्क्वायर आपका। टी स्क्वायर का यूज क्यों करते हैं, पैरेलल लाइन खींचने के लिए, ठीक है ना, सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए। तो टी स्क्वायर को हम ऊपर नीचे से स्लाइड करेंगे दोनों दिशा में, तो यहाँ पे घिसेगा, दोनों टकराएगा तो घिसेगा, ये टेबल का किनारा खराब ना हो इसके लिए हम इसका कठोर कर देते हैं। और इस कठोर वाले भाग को बोलते हैं हम लोग क्या, एबोनी एज या वर्किंग एज। क्या, एबोनी एज या वर्किंग एज, समझ गए होंगे। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को डील करना है। बाकी बैटन को तो अभी पढ़ाया आपके, स्ट्रिप लकड़ी का स्ट्रिप को जो का टेबल बनता है, ठीक है, ड्राइंग टेबल बैटन इसी स्ट्रिप में लगा रहता है, और इनमें से कोई नहीं होगा, एबोनी एज होगा, ठीक है ना। ऑप्शन को हटाइएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्राइंग बोर्ड के कई आकार होते हैं। ड्राइंग बोर्ड के कई आकार होते हैं। D0, ये D0 वाला ड्राइंग बोर्ड होता है ना, ड्राइंग बोर्ड का नाम होता है ना, D0 नाम होता है, D1 नाम होता है, D2 नाम होता है, D3 नाम होता है, ठीक है। तो D0 वाला जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसका साइज क्या है, उसका साइज क्या है, क्या पूछ रहा है, D0 वाले ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या है। देयर आर मेनी साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड, ठीक है ना। व्हाट इज द साइज ऑफ D0 डेजिग्नेटेड ड्राइंग बोर्ड, ठीक है ना। D0 ड्राइंग बोर्ड का नाम बताइए यहाँ पे। तो D0 ड्राइंग बोर्ड कौन सा होगा, आइए समझते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि एक को पहला याद करके रखना है। ड्राइंग बोर्ड का जो पहला वाला डायमेंशन होता है इसको याद करके रखिएगा। बोला था ना मैंने 1500 इंटू 1000 इंटू 25, ये होता है हमारा पहला D0 वाला, ठीक है ना। D0 वाला क्या होता है, यहाँ पे आंसर दिया होगा 1500 इंटू 1000 इंटू 25, ठीक है, ये D0 वाला होता है। और मैंने फिर भी बताया था कि अब इसका D1 को पता करना तो कैसे होता है, बीच वाले को हम लोग बाहर लाते हैं 1000 इंटू इसका आधा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 700, और ये 25 का 25 ही रहेगा यहाँ पे, तो ये D1 हो जाता है। इसी तरह से एक सीरीज मैंने बताया था, जो लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा, याद होगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने लेक्चर में क्या बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे 25 या 15 हो सकता है, थोड़ा सा डाउट है मुझे, लेकिन 25 ही है, ऊपर का 2 25 होता है, इसके बाद 15 का सीरीज चलता है। तो इस तरह से ड्राइंग बोर्ड का जो साइज है D0 का ये है, ठीक है ना, ये वाला है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, ये सही है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन आप आते हैं, देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा नीचे करते हैं, ढक जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है कि ड्राइंग बोर्ड के कई आकार होते हैं, ठीक है ना। ड्राइंग बोर्ड के कई आकार होते हैं। D1 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या है, देखिए D1 आ गया। D1 ड्राइंग बोर्ड के नामित साइज क्या है, तो सेम वही है कि D0 का आप लोगों को पता था। D0 जो ड्राइंग बोर्ड होता है इसमें 1500 mm इंटू 1000 mm इंटू 25 mm। मैंने बताया था कि इसको याद करके रखना है पहला वाले को। दूसरा वाला कैसे निकलता है, D1 कैसे निकलता है, बीच वाले को यहाँ पर लाते हैं, तो 1000 mm इंटू इसका आधा करते हैं, तो आधा लगभग ये 750 होता है, लेकिन उसमें पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं, 700 लिखेंगे। 700 mm इंटू ये 25 का 25 उतर जाता है सीधा, ठीक है ना। ये D1 तक ऐसे ही कहानी चला, D2 से ये चेंज होता है 15 हो जाता है, तो ये 25, तो D1 कितना होगा 1000 इंटू 700 इंटू 25। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके ट्रिक पे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो आएगा D2 आएगा, तो D2 में क्या हो जाएगा, ये 700 वाला बाहर जाता है, और इसका आधा हो जाता है 500, और इधर 15 हो जाता है, ठीक है। तो D2 इस तरह से, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो फिर होगा क्या, 500 बाहर आएगा, और 700 का आधा हो 350 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो D1 की साइज क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें कौन सा है D1, 1000 इंटू 725, ये हो गया हमारा, ये सही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 5वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो लिखा है कि ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। गुण नहीं पूछ रहा है, जो गुण नहीं होना चाहिए ये पूछ रहा है। इंग्लिश में विच क्वालिटी शुड नॉट बी इन द वुड यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग बोर्ड, ठीक है ना। पहला नर्म लकड़ी ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये नर्म लकड़ी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा अच्छी तरह उपचारित, ये भी होना चाहिए।
गांठों वाली नई लकड़ी यही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला ऑप्शन सही है कि गांठों वाली नई लकड़ी ये नहीं होना चाहिए, गांठ वाली लकड़ी नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए? गांठ वाला लकड़ी नहीं होना चाहिए। ये गुण लकड़ी में नहीं, लकड़ी एकदम बिल्कुल बिना गांठ वाली होनी चाहिए। तो मैंने ये बताया भी था आपको लेक्चर में, आपको याद भी होगा। ठीक है, छठे नंबर को चलते हैं। छठे नंबर पर देखिए, छठा नंबर है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है, कहता व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना लंबा होता है, ये कहाँ से मेजर किया जाता है, ठीक है ना। टी स्क्वायर आप देखे होंगे इस तरह का टी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। मैंने क्लासरूम में लेक्चर में सारा चीज दिखा दिखा आपको पढ़ाया है फिगर में। ये टी स्क्वायर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको तो स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक। इसको बोलते हैं ब्लेड, इसको क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि टी स्क्वायर का जो मेजरमेंट होता है कहाँ से होता है, पूछ रहा है कि यहाँ से होता है, यहाँ से होता है या यहाँ से होता है। मान लीजिए 100 है और ये मान लीजिए 90 है, ये मान लीजिए 10 का है, ठीक है। तो क्या इसकी लंबाई कौन से है, 100 वाला सही है या 90 वाला सही है? तो कभी भी जो टी स्क्वायर मार्केट में आप खरीदिएगा तो इसकी मेजरमेंट इसकी ब्लेड से होता है, ठीक है ना। ब्लेड से इसको मापा जाता है, यहाँ से केवल ये ग्रीन वाले भाग को ही हम लोग इसकी लंबाई मान के चलते हैं। तो इसकी एक्चुअल लंबाई 90 का ही जगह 100 नहीं, स्टॉक को नहीं मापा जाता है। तो वहीं इसमें पूछा है, ऑप्शन क्या दिया है देखिए, हेड की लंबाई से बाय लेंथ ऑफ द हेड, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ब्लेड की लंबाई से लेंथ ऑफ ब्लेड, यही सही है, ठीक है ना। ब्लेड की चौड़ाई से, बिल्कुल नहीं, चौड़ाई से कोई मतलब नहीं, ये कितना चौड़ा है इससे मतलब नहीं होता है। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव, बिल्कुल गलत है। तो मतलब ब्लेड की लंबाई वाला यहाँ पे सही हुआ, ठीक है ना। आपको लेक्चर में भी मैंने ये बताया होगा कि ब्लेड की लंबाई से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 7वें नंबर का, T1 साइज की टी स्क्वायर। बोल रहा है कि जो T1 की साइज उसका क्या बोल रहा है, T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ T1 साइज टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहला दिया है यहाँ पे 1500 mm, 1000 mm, 700 mm और 500 mm। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, आइए थोड़ा सा समझते हैं ट्रिक को। मैंने बताया कि ड्राइंग बोर्ड का जो साइज होता है उसी को याद रखिएगा, 1500 इंटू 1000 इंटू 25, ये क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है। और ये लेंथ, विड्थ और थिकनेस में होता है। ये 1500 लेंथ है, विड्थ कितना है, चौड़ाई कितना है 1000 और मोटाई कितना है 25 है। ये ड्राइंग बोर्ड का साइज है। इस तरह D1 ड्राइंग बोर्ड में क्या होता है, 1000 बीच में आता है, ठीक है। 1000 इंटू इसका आधा 700 इंटू 25, ठीक है ना। उस तरह D2 क्या होता है, यहाँ पे 700 बाहर आ जाता है, ठीक है। 700 इंटू इसका आधा हो जाता है 500 और ये 15 हो जाता है, ठीक है। इस तरह D3 इसी तरह से लिख लीजिएगा, ये 500 बाहर आ जाएगा। लेकिन इसमें समझने वाला बात ये होता है कि जो टी स्क्वायर होता है ना, टी स्क्वायर वो ड्राइंग बोर्ड पर लगता है। ड्राइंग बोर्ड ये मान के चलिए, इसी के ऊपर हम लोग टी स्क्वायर को फिट करते हैं। ये टी स्क्वायर रहा, यहाँ पे इसका स्टॉक है टी स्क्वायर का, लगाते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड जितना लंबा होगा टी स्क्वायर भी उतना ही लंबा होगा। अगर आपके पास D1 साइज का ड्राइंग बोर्ड है, D1 साइज का ड्राइंग बोर्ड है, तो टी स्क्वायर अगर आप यूज करिएगा तो उसकी लंबाई, जो बोर्ड की लंबाई 1000 ना, तो 1000 वाला टी स्क्वायर भी यूज करना पड़ेगा। कम वाला करेंगे तो बोर्ड के आधा में ही यूज होगा। तो जितना लंबा ड्राइंग बोर्ड होगा उतना ही लंबा आपका टी स्क्वायर होगा। तो टी स्क्वायर की जो काउंटिंग होती है ना लंबाई की, ब्लेड की लंबाई, तो यही लेंथ होता है। जो ड्राइंग बोर्ड का लेंथ है वही टी स्क्वायर का लेंथ हो जाता है, ठीक है। तो अगर टी स्क्वायर की हम बात कर ले यहाँ पे कि टी स्क्वायर कैसे मेजरमेंट होगा, तो जो D1 ड्राइंग बोर्ड होगा उसके लिए हम T1 स्क्वायर जो टी स्क्वायर जो लेंगे उसकी लंबाई कितनी होगी, 1500 mm। क्योंकि D1 जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसका वो 1500 mm का ही लंबाई वाला होता है। अब D0, ठीक है, D1 की हम बात करें तो D1 के अब यहाँ पे हम बात करें टी स्क्वायर का, तो D0 जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसके लिए T0 ड्राइंग बोर्ड टी सेट स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना। D0 ड्राइंग बोर्ड के लिए T0 सेट स्क्वायर लेंगे और इसकी जो लंबाई होगी, जो D1 की लंबाई होती है, ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होती है, और ड्राइंग बोर्ड की लंबाई कितना है, D0 का 1500 है, तो इसका भी T0 का भी 1500 यहाँ पे होगा, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग बोर्ड के लंबाई के अनुसार ही टी स्क्वायर का हम लोग लंबाई लेते हैं। इस तरह D1 ड्राइंग बोर्ड के लिए हम लोग T1
यहाँ पर टी स्क्वायर लेंगे और इसकी जो लंबाई होगी d1 की लंबाई के बराबर होगी। तो d1 की लंबाई कितना होता है, 1000 होता है। तो जो हमारा सेट स्क्वायर है, सॉरी जो हमारा टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का भी यहाँ पे 1000 होगा, ठीक है। उस तरह d2 का कितना होता है, 700 होता है। d2 का बोर्ड की जो लेंथ होती है वो 700 होती है, तो t2 का भी हमारा लेंथ कितना होगा, 700 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे तो एक साथ दोनों याद हो जाएगा, ड्राइंग बोर्ड भी याद हो जाएगा और टी स्क्वायर का साइज भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर में इस चीज़ को मैंने बताया था, आप लोग जानते भी होंगे, जो बच्चे नहीं देखेंगे उनके लिए ये चीज़ था, ठीक है। और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि अभी भी डिस्काउंट चल रहा है ड्राइंग पे भी और पूरे कोर्स पे भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 8वें नंबर पे कि केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जाती है उनका चयन कीजिए। बोल रहा है केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस भी प्रकार की लाइनें खींची जाती है उसका चयन कीजिए। तो टी स्क्वायर का प्रयोग करके हम लोग कौन सी लाइनें खींच सकते हैं, बोला है पहला कि सीधी और समानांतर लाइनें, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, खड़ी समानांतर लाइनें, वर्टिकल पैरेलल लाइन, झुकी हुई समानांतर लाइनें, इंक्लाइंड पैरेलल लाइन, या केंद्रित समानांतर लाइनें, कंसेंट्रिक लाइनें। इनमें से कौन सा लाइन है जो टी स्क्वायर की सहायता से हम खींच सकते हैं ड्राइंग बोर्ड पे। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ड्राइंग बोर्ड कुछ इस तरह का होता है। ड्राइंग बोर्ड ये हो गया, ठीक है ना, ये क्या होगा, ड्राइंग बोर्ड हो गया हमारा, ठीक है। इस पे टी स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे टी स्क्वायर लगा हुआ है, तो टी स्क्वायर इस तरह का होता है, ठीक है। और इसका टी स्क्वायर का ये हेड हो गया, ये टी स्क्वायर का हेड हो गया। अब इस पे लाइन अगर खींचना हो, अगर इस पे लाइन खींचना हो तो टी स्क्वायर के सहायता से खींचना है, ठीक है ना। किससे सहायता, टी स्क्वायर के सहायता से। तो कभी भी हम लोग टी स्क्वायर जो लगाते हैं एबोनी एज की तरफ लगाते हैं, वर्किंग एज की तरफ लगाते हैं। टी स्क्वायर कभी इधर नहीं लगा देंगे, हमेशा लगाएंगे तो इस तरफ ही लगाएंगे, मतलब जिधर वर्किंग एज होगा। तो इस पे जो लाइन खींचेगा तो हमेशा टी स्क्वायर को रख के सपोर्ट में पेंसिल से खींचेंगे तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ही खिंचाएगा। कैसा खींचेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींचेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा और भी कोई लाइन नहीं खींच सकते हैं। वर्टिकल खींच सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि टी स्क्वायर इस तरह से हॉरिजॉन्टल ही रखा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे यहाँ पहला जो ऑप्शन है कि सीधी और समानांतर लाइन, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींच सकते हैं ना। देखिए सारा लाइन ये पैरेलल है एक दूसरे के, कभी भी हम खींचेंगे तो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ही खींच सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जब आप लेक्चर देख रहे होंगे तो वहाँ पे चीज़ें मैंने बताया था आपको। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है जो आपको नहीं पढ़ा है, बस है कि आप समझे हैं कि नहीं समझे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ इस लेक्चर को देख रहे होंगे, ये भी एक लेक्चर टाइप का है, क्योंकि इसमें भी मैं अच्छा खासा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है ना, समझने में परेशानी ना हो। 9 नंबर क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना का कोण होता है। बोल रहा है कि टी स्क्वायर जो होता है, ये टी स्क्वायर है, ठीक है, ये टी स्क्वायर हो गया, और टी स्क्वायर में ये क्या होता है, ब्लेड होता है, ठीक है ना। ये ब्लेड है, ये टी स्क्वायर का ब्लेड है, और ये आपका टी स्क्वायर का हेड है, हेड या स्टॉक बोल सकते हैं, हेड है, ठीक है। बोल रहा है कि ये जो वर्किंग एज होता है टी स्क्वायर का और इसका जो हेड है, ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। कितने का होता है, आप लोग को देख के भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ठीक है ना, 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है ना। कितना का बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसके दोनों के बीच में कितना कोण होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री चलेगा। तो यहाँ पे 90 डीप है, डी वाला सही है, बाकी गलत है, ठीक है। आप टी स्क्वायर को ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे 10वें नंबर पे। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ये तोप वाला चीज़ नहीं है। अगर लेक्चर देखे होंगे तो सब समझ में आ रहा होगा, और आराम आराम से समझना है। जो भी लड़का हड़बड़ाएगा ना, जल्दीबाजी में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, इसीलिए आराम आराम से पढ़िएगा, सारा चीज़ समझ में आता है। तो आइए नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं, सवाल नंबर 10, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 10वां क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है। बोल रहा है कि इनमें से 4 जो ये ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं, टी स्क्वायर का उपयोग में नहीं उसके लिए लाते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्षैतिज और समानांतर लाइन खींचने के लिए, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल लाइंस खींचने के लिए टी स्क्वायर का उपयोग में लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं। सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए, सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं हम लोग। पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को काम करना, ये नहीं करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं करते हैं। और इनमें से कोई नहीं, तो मतलब ये तीसरा नंबर जो सी है, ये इसका उपयोग नहीं करते हैं। कह रहा कि पेपर कटिंग के समय कोई भी पेपर काटते हैं तो टी स्क्वायर रख के क्या उसको फाड़ नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है करना, क्योंकि टी स्क्वायर खराब हो जाएगा। लोग कर लेते हैं, लेकिन पेपर पर कटिंग में इसका उपयोग नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते हैं। बाकी ऊपर वाला 2 काम कर सकते हैं। तो बताए थे ना ड्राइंग बोर्ड पे, ये ड्राइंग बोर्ड हो गया, ठीक है।
यहाँ पे टी स्क्वायर लगा हुआ है आपका, ये टी स्क्वायर हो गया, ये स्टॉक हो गया इसका। तो यहाँ पे तो पैरेलल लाइन खींच लेंगे ऐसे ऐसे, जो भी लाइन खींचना होगा पैरेलल लाइन इसके सहायता से हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। तो पहला पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, जो बताया पीछे सेट स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर बोले कि सेट स्क्वायर को अगर सहारा देना हो तो सेट स्क्वायर इस तरह का तो होता है ऐसे, है ना। तो इसके सहारा यहाँ पर दे के हम लोग आगे पीछे लाइन वगैरह खींचना हो तो खींच सकते हैं। वर्टिकल लाइन भी सेट स्क्वायर की सहायता से खींच लेते हैं ऐसे ऐसे स्लाइड करके। तो सेट स्क्वायर का क्या करता है, ये टी स्क्वायर सहारा देता है, ये भी सही है, ये दोनों सही था, ठीक है। ये केवल काम नहीं करता है, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11वें नंबर पे। 11वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। सेट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइनों का चुनाव करें। बोल रहा है कि टी स्क्वायर की सहायता से बहुत प्रकार की लाइनें खींची जाती है। टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर से बहुत प्रकार की लाइनें हम लोग खींच सकते हैं, जो अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो इसमें से लाइन का चुनाव कीजिए जो टी स्क्वायर की मदद से सेट स्क्वायर को सहारा देकर हम लोग लाइन को खींच सकते हैं। तो पहला लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन, समानांतर लाइन और उपयुक्त कोई नहीं। तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है इसके लिए टी स्क्वायर को कोई सेट स्क्वायर की सहायता नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए कोई सेट स्क्वायर का सहायता नहीं चाहिए। पहले टेबल को देख लीजिए, इसके बाद आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये ड्राइंग टेबल हो गया, ये क्या हो गया हमारा ड्राइंग टेबल हो गया, ठीक है। और ये रहा हमारा टी स्क्वायर, ये रहा हमारा टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर ये है, इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है तो इसको लगाकर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, ठीक खींच सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वर्टिकल लाइन खींचना है तो क्या खींच सकते हैं क्या, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं खींच सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसी पे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक सेट स्क्वायर लाते हैं और सेट स्क्वायर को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सेट स्क्वायर हो गया जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला कोण से वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं ऐसे, ठीक ना। आगे पीछे स्लाइड करके हम लोग वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींचा जा रहा है ये बिना सेट स्क्वायर की मदद से खींच सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सेट स्क्वायर की मदद से कौन लाइन खींचाएगा, तो ये वर्टिकल लाइन खींचाएगा, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन। दूसरा बी सही है इसका। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, लेक्चर देखे होंगे तो सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए सारा क्वेश्चन उसी का होता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिमाग खुलता नहीं है, दिमाग का ढक्कन नहीं हटता। दिमाग का ढक्कन हटाना है तो क्वेश्चन लगाना है, और नहीं तो वहीं चाटना है, फिर चाटते रहिए, क्वेश्चन नहीं हिलने वाला है, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 11 हो गया। 12वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, क्या लिखा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सेट स्क्वायर ही स्क्वायर की मदद से, सेट स्क्वायर द्वारा स्क्वायर की मदद से खाली स्थान डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती है। विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर बाई सेट स्क्वायर इटसेल्फ लाइन कैन बी ड्रॉन मल्टीपल डिग्री। बोल रहा है कि सेट स्क्वायर की सहायता से कितने डिग्री के इंक्लिनेशन पर लाइन खींच, कितने डिग्री के झुका हुआ लाइन को खींच सकते हैं। तो सेट स्क्वायर को पता है ना, एक होता है सेट स्क्वायर, आपको दिखाते हैं। इस तरह का सेट स्क्वायर बना रहता है, एक 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और एक होता है यहाँ पर 60 होता है और एक 30 होता है, ठीक है। और एक सेट स्क्वायर होता है, ये भी एक को 90 डिग्री होता है, इसका भी एक 90 डिग्री होता है, और एक 45 होता है, और एक ये भी 45 होता है, ठीक है ना। अब ये दोनों की मदद से हम लोग 15 डिग्री के झुका हुआ कोण को खींच सकते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने पढ़ाया था कि ये एक सेट में 2 सेट स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों की मदद से जो लाइन हम खींच सकते हैं तो वो इंक्लाइन लाइन कितना डिग्री पर खींच सकते हैं, इंक्लाइन लाइन तो 15 डिग्री पे झुका हुआ लाइन हम लोग खींच सकते हैं इन दोनों की मदद से। तो ये वाला सही होगा, ठीक है ना। 15 डिग्री के इंक्लाइन लाइन हम लोग खींच सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ गए होंगे आप लोग 12 नंबर। तो 13 नंबर पे चलते हैं। अब बोल रहा है कि प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर मतलब चांद कोण मापने का उदाहरण है। प्रोटेक्टर के लिए बोल रहा है कि जो प्रोटेक्टर होता है कोण मापने का उदाहरण है, सही है। प्रोटेक्टर यानी एग्जांपल ऑफ एंगल ऑफ मेजरमेंट कोण। प्रोटेक्टर का जो एग्जांपल है ये कोण मापता है। तो किस तरह का कोण को मापता है, यहाँ पर ऑप्शन है पहला डिग्री में मापता है, कि रेडियन में मापता है, कि मिनट में मापता है, या रैखिक मापता है। ये कौन सा कोण को मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि जो प्रोटेक्टर था, जो चांद होता है वो डिग्री में कोण को मापता है। आप लोग देखे होंगे चांद को, चांद कुछ प्रोटेक्टर इस तरह से दिखता है, ठीक है।
ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है। बाकी एक एक डिग्री के अंतराल पे यहाँ पे कोण बने रहते हैं, ठीक है ना। एक डिग्री के अंतराल पे कोण एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों में बनाता है, क्लॉकवाइज भी बनाता है और एंटी क्लॉकवाइज भी बना रहता है, ठीक है। 0 से 180 डिग्री तक बना रहता है। और ये जो चांद होता है ना, 0 से 180 डिग्री तक कोण को मेजर कर सकता है और 0 से 360 डिग्री कोण को भी ये मेजर कर सकता है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो डिग्री बना होता है 0 से 180 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा डिग्री में कोण को मेजर करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के पास। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि प्रोटेक्टर, यहाँ पे लिखा है कि प्रोटेक्टर कितनी शुद्धता में कोण को मापे एवं बनाए जा सकते हैं। प्रोटेक्टर से हम लोग कितनी शुद्धता में लाइन को माप सकते थी, कोण को माप सकते हैं और बना सकते हैं। कम से कम कितना डिग्री का कोण को ये माप सकता है। तो प्रोटेक्टर आप देखेंगे चांद, ठीक है ना, इसमें 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक का कोण बना होता है और सारे कोण एक एक डिग्री के होते हैं, एक डिग्री में ये बना रहता है। तो मिनिमम 1 डिग्री को भी ये मेजर कर लेता है, ठीक है ना। 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, मतलब 1 से लेकर 180 डिग्री तक को आराम से मेजर कर लेगा। और फिर सॉरी 0 से लेकर 180 डिग्री तक, तो मिनिमम 1 डिग्री को भी मेजर करेगा। 0 कोई डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 डिग्री, ये ऑप्शन सही है कि 1 डिग्री के मिनिमम अंतर पे ये कोण को मेजर कर सकता है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कितना डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री। 1 और 2 के बीच में 1 डिग्री, तो सारे 1 डिग्री के अंतर पे कोण बनाए रहते हैं। तो ये क्या कर सकता है, मिनिमम 1 डिग्री को ये मेजर कर सकता है, ठीक है ना। 14 समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर में क्या दिया हुआ है, कौन सा कार्य प्रोटेक्टर से किया जा सकता है। बोल रहा है कि कौन सा कार्य प्रोटेक्टर से किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा कार्य प्रोटेक्टर से किया, प्रोटेक्टर मतलब वही चांद, कोण माप सकते हैं, कोण बना सकते हैं, वृत्त को विभाजित कर सकते हैं, उपयुक्त सही। तो देखिए जो प्रोटेक्टर होता है, जो चांद होता है ना, ये चांद जो होता है इससे तो पहला कोण को माप सकते हैं, ठीक है ना। डिग्री में ये कोण को मेजर कर लेता है, कोण बना भी सकता है। प्रोटेक्टर रखिए, 2 पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, ऐसे लाइन को खींच दीजिए, तो जो भी यहाँ पर कोण होगा वो बन जाएगा आपका, जितना डिग्री भी होगा, ठीक है। दोनों काम ये कर सकते हैं। सेक्टर में वृत्त को सेक्टर में विभाजित कर देते हैं। वृत्त मान लिया ऐसे वृत्त बना हुआ है, तो इसको डिवाइड करना था। प्रोटेक्टर को यहाँ पर लाकर इसे रख देंगे पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, और डिवाइड कर लेंगे हम यहाँ से। वृत्त को सेक्टर में डिवाइड कर सकता है। तो ये तीनों काम करने में प्रोटेक्टर क्या है, सक्षम है, ठीक है। ये 15 सवाल थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अभी 50 टोटल ये 50 सवाल है, तो 35 और बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लेके आ रहे हैं 16 नंबर पे। प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रोटेक्टर बनाने के लिए हम लोग किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक प्रोटेक्टर, ठीक है ना। ये प्रोटेक्टर जो बनता है कौन से पदार्थ से बनता है, ठीक है, कौन से पदार्थ से बनाया जाता है। तो यहाँ पे लकड़ी, सेलुलोइड, स्टील और रबड़। तो आप लोगों को पढ़ाए होंगे सेलुलोइड से हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टर को बनाते हैं। पारदर्शी होता है ना, लकड़ी से बनाएंगे तो पारदर्शी नहीं रहेगा, तो उससे वो काम में नहीं आता है। तो सेलुलोइड वाला काम होता है, जो प्रोफेशनल होता है इंजीनियरिंग में इसी को प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर कि तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। ऑन व्हाट बेसिस द पेंसिल सेलेक्ट टेक्निकल ड्राइंग। पेंसिल की लंबाई से, पेंसिल की व्यास से, पेंसिल का ग्रेड से, पेंसिल का रंग से, किस तरह से हम पेंसिल का चुनाव करते हैं। तो आपको मैं बताया था कि पेंसिल जो होता है 2 ग्रेड में होता है, ठीक है ना। एक सॉफ्ट होता है और एक हार्ड होता है, ठीक है ना। एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। तो जो सॉफ्ट होता है वो उसका ग्रेड हम बी देते हैं, ठीक है ना, 7B तक मैंने बोला था। और इधर जो हार्ड वाला होता है वो 9H तक होता है। तो यहाँ पे जो हम पेंसिल का जो चुनाव करते हैं वो किस पे करते हैं, ग्रेड के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं, ग्रेड के आधार पे, ठीक है ना, ग्रेड। अगर सॉफ्ट ग्रेड वाला पेंसिल लीजिएगा तो बहुत डार्क चलेगा, और हार्ड ग्रेड वाला लीजिएगा तो लाइट चलेगा, ठीक है ना। तो जितना भी ग्रेड को कम करेंगे, सॉफ्टनेस की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे तो पेंसिल एकदम बिल्कुल डार्क होता जाता है, और इधर जाएंगे तो ये पेंसिल लाइट होता जाता है। तो कह सकते हैं कि जो पेंसिल का हम चुनाव करते हैं उसको सॉफ्टनेस और हार्डनेस के ग्रेड पे हम डिसाइड करते हैं। तो पेंसिल का चुनाव हम लोग ग्रेड पर करते हैं। ये चीज़ें मैंने लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है, आप जाकर लेक्चर देख लीजिएगा। दूसरा कि पेंसिल कभी भी हम लोग लंबाई से नहीं खरीदते, उसका एक स्टैंडर्ड लंबाई होता है। पेंसिल व्यास डायमीटर से भी नहीं मिलता है मार्केट में कि इतना मोटा पेंसिल चाहिए, ऐसा नहीं होता है। पेंसिल का एक निश्चित डायमीटर भी होता है, और पेंसिल का कलर, कोई भी कलर का भी पेंसिल आता है, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है। आपको पेंसिल का ऊपर वाला भाग जो लकड़ी वाला होता है ना, अंदर वाला वो नहीं, उसका नीब नहीं, नीब तो ग्रेफाइट का ही होता है, वो तो ब्लैक चलेगा। बाकी उसका कलर ग्रीन, लाल कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। तो हम लोग ग्रेड के अनुसार पेंसिल का चुनाव करते हैं। 17 हो गया। 18 नंबर पर आते हैं। 18 नंबर दिया हुआ है कि सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन है, विच इज द हार्डेस्ट ग्रेड पेंसिल। तो 7B हो गया, HB हो गया, 9H और 2H। तो आप लोगों को मैंने इस तरह का वो बनाया हुआ था, चार्ट बनाया था, जिसमें यहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ था पेंसिल का, इधर 7B लिखा था और इधर 9H लिखा था, ठीक है ना। अब इसमें हम बात करें तो इधर जाएंगे तो पेंसिल क्या होता है, सॉफ्ट होता जाता है, बहुत ब्लैक चलता है, और इधर चलते तो ये इधर वाला हार्ड होता है, बहुत हार्ड चलता है। तो सबसे हार्ड क्या होता है, 9H होता है, सबसे सॉफ्ट 7B होता है ड्राइंग में, ऐसे 9B तक ये भी चलता है, ठीक है। तो हार्ड वाला पूछा जाता है 9H होता है, इधर होता है 8H, 7H, 6H, इस तरह से H में होते हैं, लेकिन सबसे हार्ड कौन होगा, 9H वाला होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा 9H, ठीक है ना। पेंसिल वाले लेक्चर में ये डिटेल्स में आपको मैंने बताया है, ज़्यादा कुछ यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट होगा 19, ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए। 19 नंबर पर क्या है कि ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। बोला कि निर्माण रेखा, कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए निम्न में से ग्रेड उचित है। आप लोगों को जैसे ही हम प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे उसमें कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन सब पढ़ना है, और ये सारे लाइन के बारे में वहाँ पेंसिल का भी उपयोग बताएंगे। लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे, तो आप लोग कंस्ट्रक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन नहीं पता है, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया देते हैं, ठीक है ना। निर्माण रेखाएं, निर्माण रेखा का मतलब ये होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन के मतलब जैसे घर बनता है ना, तो घर बनाने से पहले एक मैप बनता है, ठीक है। तो वैसा मैप जिसको हम लोग सुधारा जा सके, वैसा मैप हम लोग बनाते हैं घर का, जिसको सुधारा जा सके, ठीक है ना। बहुत सारे ड्राइंग रूम, हॉल ये सब बना दिए। मान लीजिए कहीं मन हुआ कि नहीं यहाँ पे ना ये यहाँ पे गेट नहीं रहेगा, मेरा यहाँ पे गेट रहेगा, तो ड्राइंग में हम सुधार करेंगे ना, यहाँ पे मिटाएंगे, यहाँ पे गेट बनाएंगे ड्राइंग में। तो उस समय ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग का चलता रहता है, मॉडिफिकेशन होता रहता है, चेंज करते रहते हैं। जब ड्राइंग पूरी तरीके से बन जाती है, जब ड्राइंग पूरी तरीके से बन जाती है, सेटिस्फाई होता है, तो एक फाइनल ड्राइंग बनता है। तो फाइनल ड्राइंग जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लेआउट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का लेआउट। ये फाइनल ड्राइंग में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। जो फाइनल ड्राइंग बनेगा कि गेट यहाँ रहेगा, चेंज कर दिए आप, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो जो जिसमें कोई चेंज नहीं होता उसको बेहद ही डार्क तरीके से बना दिया जाता है, बहुत डार्क तरीके से कि आपको दिखे अच्छे से। लेकिन जो ड्राइंग में चेंज करना होता है, जो कंस्ट्रक्शन में रहता है, उसका ड्राइंग कभी डार्क नहीं बनता है, बिल्कुल लाइट कलर से ऐसे बना दिया जाता है, और इसमें चेंज संभावित होता है। तो लाइट कलर से बनाने के लिए आपको लाइट ग्रेड का पेंसिल भी यूज करना पड़ेगा, हार्ड ग्रेड का। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे 2H या 3H, HB या H या 2H, 8 या 9H। 8 या 9H से नहीं बनाएगा, ये चलता ही नहीं है ड्राइंग में। अगर इसको उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये जो ड्राइंग है दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। और H या 2H ये मीडियम सॉफ्ट होता है, ये भी मीडियम सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट में आते हैं, इसका भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 2H का तो हल्का बहुत प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन इसके साथ H जुड़ा हुआ है, तो हम लोग 2H या 3H का प्रयोग करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, ठीक है ना। प्रोजेक्शन वाले चैप्टर में हम क्लियर आपको समझ में पाइएगा। यहाँ पर थोड़ा समझने में आपको परेशानी इसलिए होगा क्योंकि आप लाइन को नहीं समझते हैं। लेकिन पेंसिल के हार्डनेस से क्या होता है, लाइन बहुत पतला खींचा जाता है। अगर हम 1B वाले पेंसिल का उपयोग करें तो लाइन बहुत डार्क चलेगा। HB का प्रयोग करेंगे तो इससे भी लाइन डार्क होता है, मीडियम डार्क होता है। आपका 2H से भी हल्का डार्क होता है, मीडियम डार्क से थोड़ा सा कम होता है, उससे भी कंस्ट्रक्शन लाइन खींच सकते हैं, लेकिन H से नहीं खींच सकते हैं। इसीलिए 2H या 3H यहाँ पे आंसर सही होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे 20वें नंबर पे। तो पूछ रहा है 20 नंबर पे कि सबसे सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल कौन सा है। 20वां क्वेश्चन है कि सबसे सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल कौन है, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ द सॉफ्टनेस पेंसिल। सबसे सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल कौन है। तो आपको मैंने बताया था कि पेंसिल यहाँ पर 0 मान के चले, तो इधर जो जाइएगा तो 9H तक होता है जो सबसे हार्ड होता है, और इधर बढ़ेंगे तो 7B तक होता है जो सबसे सॉफ्ट होता है। तो सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन होगा, इसमें 6B है, HB है, 9H है, 5H है। तो B वाला सीरीज में देखेंगे तो 7B से पहले का था 6B होता है, 6B से पहले का था 5B होता है। तो B वाला सीरीज में सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या अवेलेबल है, 6B अवेलेबल है। इनमें से ये वाला 6B वाला सॉफ्ट है। इन चारों में से कौन सॉफ्ट है, 6B वाला। सबसे सॉफ्ट कौन सा है, 7B होता है, लेकिन 7B इसमें नहीं दिया है, इसलिए 6B ये यहाँ पे सही होगा, ठीक है, समझ गए। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाले क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 21 पे, और यहाँ पे आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लिखा हुआ है कि पेंसिल के लीड
कि हार्डनेस किस पर निर्भर करती है। ऑन व्हाट डज द हार्डनेस ऑफ पेंसिल लीड डिपेंड। पेंसिल का जो हार्डनेस होता है ना, किस पर डिपेंड करता है। पेंसिल ये हो गया, ठीक है। पेंसिल आप कुछ इस तरह से देखे होंगे, यहाँ यहाँ इसकी जो लीड होती है, ये जिससे लिखते हैं हम लोग, इसको हम लीड बोलते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला को ये लीड होता है जो लिखा जाता है। तो बोल रहा है कि पेंसिल की हार्डनेस किस पे निर्भर करती है, इसकी जो लीड की हार्डनेस है किस पे निर्भर करती है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पेंसिल दो तरह का होता है ना। एक होता है H2H, मतलब हार्ड ग्रेड वाला, ठीक है ना, इसको हार्ड ग्रेड बोलते हैं। और एक होता है सॉफ्ट ग्रेड वाला जो B से शुरू होता है, B2B, ये 7B तक होता है, और ये 9H तक होता है। ये कितने तक होता है, 9H तक होता है। तो इधर वाले पेंसिल को हम सॉफ्ट ग्रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ग्रेड। और इधर वाले को हार्ड ग्रेड। सबसे सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल कौन होता है, 7B होता है। और सबसे हार्ड ग्रेड पेंसिल कौन होता है, 9H होता है। अब ये हार्ड और सॉफ्ट कैसे डिसाइड होता है। तो पेंसिल आपको पता है कि पेंसिल में दो मटेरियल मिलाया जाता है, एक ग्रेफाइट और कायोलाइन, ठीक है ना। ग्रेफाइट और कायोलाइन मिलाकर पेंसिल का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब ग्रेफाइट और कायोलाइन मिलाने से फायदा क्या होता है कि जो ग्रेफाइट होता है ना, वो लिखने के काम करता है, लेकिन वो क्या करता है कि हार्ड लिखता है, सॉरी सॉफ्ट लिखता है। ग्रेफाइट जो लिखता है बिल्कुल सॉफ्ट लिखता है, बिल्कुल एकदम बहुत मोटा लिखता है। लेकिन कायोलाइन मिलाते हैं तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्या होती है, हार्डनेस बढ़ जाती है। और उससे क्या होता है, और उससे क्या होता है कि पेंसिल को अगर हम लिखेंगे तो बिल्कुल पतला लाइन लिखेगा, ठीक है ना, बिल्कुल पतला लाइन चलेगा। मतलब कायो लाइन मिलाने से पेंसिल क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो पेंसिल की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है, कायोलाइन पे, ठीक है ना, कायोलाइन। तो पेंसिल बनता है दो मटेरियल से, एक कायोलाइन और एक ग्रेफाइट को मिलाकर। लेकिन ग्रेफाइट से क्या होता है कि पेंसिल नॉर्मल चलता है, लेकिन कायोलाइन मिलाते हैं तो पेंसिल पतला चलने लगता है। तो कायोलाइन ही ऐसा पदार्थ है जो पेंसिल के हार्डनेस और सॉफ्टनेस को डिसाइड करता है। और कायोलाइन मिलाएंगे तो पेंसिल मेरा हार्ड ग्रेड की हो जाती है, कायोलाइन की मात्रा कम करेंगे तो ये सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल हो जाती है। तो इसीलिए आंसर होगा इसका कायोलाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट सवाल पे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। 22वें नंबर पे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 22वें नंबर क्वेश्चन है कि अक्षरांकन के लिए, अक्षरांकन एवं आउटलाइन ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है ना। बोल रहा है कि आप तो, एक तो पहली बात है कि आप अक्षरांकन जो लेटरिंग है वो नहीं पढ़े हैं, अक्षरांकन नहीं पढ़े हैं। ये प्रोजेक्शन में आउटलाइन और ऑब्जेक्ट लाइन प्रोजेक्शन में होता है, ठीक है ना। ये सारे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। अक्षरांकन दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक इसमें एक लोअर केस होता है, एक अपर केस है, एक बड़ा कैपिटल से एक स्मॉल से लिखा जाता है, ठीक है। तो दो तरह से अक्षरांकन करते हैं। कोई भी लेटर लिखते हैं ABC या लिखते हैं ABC, तो इसमें ABC और ABC लिखते हैं, ये दोनों एक ही तरह के, बड़ा कैपिटल और स्मॉल में लिखा हुआ है। तो इसको लिखने के लिए हम किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली आप लोग भी लिखते होंगे तो किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं, है ना। उस पेंसिल के नाम पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के लिए किस ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट लाइन का मतलब होता है कोई भी चित्र हम बनाते हैं, कोई भी हम चित्र बनाते हैं तो किस पेंसिल का उपयोग करके हम लोग चित्र बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देखे होंगे कि कोई भी चित्र बनाते हैं तो नॉर्मल पेंसिल का प्रयोग करते हैं। आप भी आते हैं नटराज का खरीद के लाते हैं जो डार्क चलता है। ये ABCD भी हम लोग लिखते हैं तो एक नॉर्मल पेंसिल से लिखते हैं जो डार्क होता है। तो वो पेंसिल पता है कौन सी पेंसिल होती है, H या 2H होता है। ऑप्शन में देखिएगा H और 2H, इस पेंसिल का हम लोग प्रयोग करते हैं। HB जो होता है ना बहुत ही सॉफ्ट, मीडियम सॉफ्ट हो जाता है, तो इसीलिए HB यहाँ पर सही नहीं हुआ। HB से बहुत ज़्यादा डार्क चलेगा, मतलब रंग भरने जैसा। H और 2H हल्का चलता है, लाइट चलता है, लिखने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, H और 2H का। तो आंसर क्या होगा हमारा, H और 2H, ठीक है। आगे हम लोग ये पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वैसे H और 2H नहीं रहे, केवल H और HB रहे और इनमें से कोई नहीं, तो H और HB का हम लोग आंसर करेंगे, क्योंकि H नॉर्मली H ही इस्तेमाल होता है, 2H बहुत रेयर केस में होता है, H का इस्तेमाल होता है। 2H और HB ये रेयर केस वाले हैं, ठीक है ना। जब आपके पास 2H अवेलेबल नहीं हो तो HB का प्रयोग कर लेंगे, जब हमारे पास H नहीं हो तो HB केवल है तो HB का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन HB अगर के बदले अगर 2H है तो 2H से कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा। तो आप ध्यान ये बात, इस बात का रखेंगे कि अगर ऑप्शन में H और 2H है तो सही ये है, नहीं है तो ये भी सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। H और 2H HB भी सही हो सकता है, क्योंकि H दोनों में कॉमन है। और H से थोड़ा सा सॉफ्ट ये चलता है और H से थोड़ा सा हार्ड 2H चलता है।
थोड़ा थोड़ा माइनर, एज से थोड़ा सा हार्ड 2H चलता है और एज से थोड़ा सा सॉफ्ट एज भी चलता है, तो लगभग दोनों से ये सिमिलर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग इस बात का डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चंस देखें ध्यान से। 23 नंबर बोल रहा है, 23 नंबर पर बोल रहा है कि 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल के लेड का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड आकार है? बोला कि ये 4 प्रकार के हम लोग पेंसिल के लीड का प्रयोग करते हैं ड्राइंग में, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोग ड्राइंग में लीड के जो मोटाई होती है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कि केवल एक ही टाइप का पढ़ना है, 0.5 वाला ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। 0.5 पॉइंट वाला मोटाई वाला का ही प्रयोग करते हैं और उसको शार्पनर से पतला मोटा कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली 0.5 का ही होता है, लेकिन एक मैन्युफैक्चर है कि आता है, ठीक है ना, उसकी लीड की मोटाई डिसाइड होती है। 0.1 mm में मिलता है, ठीक है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह का पॉइंट में पेंसिल वेरिएशन में आता है, उसकी जो लीड होती है ना उसकी थिकनेस। तो हम जो प्रयोग करते हैं वो कौन सी होती है? तो हम लोग जो ड्राइंग में प्रयोग करते हैं वो 0.5 वाला होता है, ठीक है ना, 0.5 वाला होता है। इसको आप लोग याद करके रखेंगे कि 0.5 वाला ही एक सिंगल पेंसिल जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, mm में होता है, 0.5 mm का है। अब इसको उपयोग के अनुसार हम लोग शार्पनर से और पतला कर सकते हैं, पतला करके 0.2 mm भी कर सकते हैं, 0.1 mm भी प्रयोग कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड हम लोग का 0.5 mm का आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर। 24 नंबर बोल रहा है कि साधारण ड्राइंग कार्यों के लिए आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है? यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये नहीं पढ़ते ही नहीं है, यही पढ़ेंगे सीधे साधारण कार्यों के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है नहीं है, ये बोल रहा है कि नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता उस बात की जानकारी यहाँ पर पता करना है। तो नहीं किया जाता देखते हैं, एच का हम लोग प्रयोग करते हैं ड्राइंग में, ठीक है ना, HB का भी प्रयोग करते हैं, 2H का भी करते हैं, हम लोग केवल 6H का नहीं करते, क्योंकि आप देखे होंगे हम जब पेंसिल पढ़ा रहे थे प्रोजेक्शन में आप चलेंगे तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली 3H तक पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं ड्राइंग में, H से 3H तक के प्रयोग करते हैं। HB क्या करते हैं, कभी कभी ज़्यादा हैवी मोटा लाइन लिखना हो तो प्रयोग करते हैं, कुछ चीज़ें बोल्ड दिखाना हो तो HB का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली H से 3H तक के पेंसिल का प्रयोग करते हैं। कभी कभी बीटेक वगैरह में 4H का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ड्राइंग में हम लोग 6H का पेंसिल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आंसर हम लोग का सही होगा, ठीक है ना, 6H। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। 25 नंबर बोल रहा है कि ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ड्राइंग पेंसिल? ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं? इसके जो बनावट होता है ना उसके बात कर रहा है। जैसे इसका क्रॉस सेक्शन देखिएगा, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर है, दिख रहा होगा, यह है ना सर्कुलर। लेकिन ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको हम पढ़ाए थे कि जो पेंसिल होता है, जो ड्राइंग पेंसिल होता है, वो उसका जो क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे तो उसमें 6 भुजा होता है, ठीक ना, कितना होता है? 6 भुजा होता है, षष्ठ भुजाकार होता है, ठीक है। तो षष्ठ भुजाकार होता है, रोहम्बस जैसा होता है, ठीक है ना, गोल नहीं होता, राउंड नहीं होता है, स्क्वायर नहीं होता है, कैसा होता है? षष्ठ भुजाकार होता है। और एक है त्रिभुजाकार, ये दिया हुआ, एक गलत है, कौन सा सही है? षष्ठ भुजाकार, रोहम्बस जैसा होता है, 6 सतहें होती है उसकी। और 6 सतह क्यों होता है एक पेंसिल का? एक पेंसिल जो होता है 6 सतह वाला क्यों होता है? इसके फ्रंट व्यू आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। रीजन क्या है कि जो ड्राइंग टेबल होता है ना, जो ड्राइंग टेबल होता है वो ऐसे इनक्लाइन रखा जाता है, ऐसे इनक्लाइन रखा जाता है, उस पर हम लोग बनाते हैं। उस पर अगर हम कहीं पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल अगर इस तरह से राउंड होगा तो सर्कुलेट करके नीचे गिर जाएगा। क्या होगा? सर्कुलेट करके नीचे गिर जाएगा। लेकिन 6 भुजा वाली रहेगी, 6 सतहों वाली रहेगी, 6 भुजा होगा उसका, मतलब उसके जो क्या बोलते हैं साइड्स की बात करें, 6 साइड्स होगा, ठीक है। तो 6 सतह होगा तो रोल नहीं करेगा, ठीक है ना, कभी भी रोल करके नीचे नहीं गिरेगा। इसीलिए पेंसिल को हम लोग 6 सतहों वाली बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर बोला है कि किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई की रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है? विच टूल इज यूज टू इरेज लाइन अप टू ए स्पेसिफिक लेंथ? बोलता है कि कौन सा टूल्स इसमें है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं एक पर्टिकुलर लाइन को मिटाने के लिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये हम बना रहे थे क्या,
आयत, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं, और बनाते समय अचानक से ऐसा हुआ कि ये लाइन इतना ज़्यादा खींचा गया। अब इसको मिटाएं कैसे? और डायरेक्ट हम इरेजर से मिटाएंगे ऐसे ऐसे, हो सकता है इसका कॉर्नर मिट जाए, हो ना, दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इतने वाले एरिया को ढक देते हैं ऐसे, और ये यहाँ पर इसे मिटा देते हैं ढक के। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि इधर वाला एरिया हमारा ढका रहता है तो मिटता नहीं, इधर वाला मिट जाता है इस तरह से, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं, इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। इसमें विभिन्न तरह की आकृति बनी होती है और उस आकृति से हम उस आकृति को ढक देते हैं और बाकी एरिया को मिटा देते हैं। तो इसके लिए इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। सैंड पेपर तो चीज़ों को शार्प करने के लिए होता है, पेंसिल का नोब साफ करता है, स्केल लंबाई को मेजर करता है, फ्रेंच कर्व कोई कर्व रेखा बनाना उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। मतलब केवल और केवल इरेजिंग शील्ड है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में हमने पढ़ाया है अच्छे से डिटेल से, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा लेक्चर तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ की जो नहीं पढ़ाया, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है तो मान के चलिएगा कि सब पढ़ाया हुआ रहेगा, बस आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए 10 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लें एग्जाम से पहले तक, 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपका ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हम लगवाने वाले हैं, ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, सभी लोग लगाए होंगे तब आपको ये समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? व्हाट मटेरियल इज द इरेजिंग शील्ड मेड ऑफ? किस मटेरियल से इरेजिंग शील्ड बनता है? प्लास्टिक दिया है, लकड़ी दिया है, स्टील की पत्ती, रबड़। तो देखिए इरेजिंग शील्ड जो होता है ना प्लास्टिक का नहीं होता है, न लकड़ी का होता है, और न ही रबड़ का होता है। किसका होता है? स्टील का होता है, ठीक है ना। तो जो इरेजिंग शील्ड होता है किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसी मटेरियल का प्रयोग करके हम लोग इरेजिंग शील्ड का निर्माण करते हैं। 28 नंबर है कि फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है, ठीक है ना। फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? विच क्लास डज द फ्रेंच कर्व बिलोंग? फ्रेंच कर्व किससे बिलोंग करता है? उसमें उससे उसका उपयोग क्या है, किस तरह के शेप का निर्माण करता है? द फ्रेंच कर्व लेक्चर में आप लोग देखे होंगे कि कुछ इस तरह का शेप वाला फ्रेंच कर्व आपको मैंने दिखाया था, ठीक है ना। इस तरह का शेप बना था फ्रेंच कर्व में, बहुत सारे फ्रेंच कर्व आते हैं अलग अलग शेप के, ठीक है ना। इस तरह का भी होता है, तो देखेंगे तो आप ध्यान से फ्रेंच कर्व को देखिए। ये क्या सेट स्क्वायर जैसा है? सेट स्क्वायर कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है ना। इस तरह का सेट स्क्वायर होता है, तो इस तरह का नहीं होता है, उस तरह का नहीं है, ठीक है। दीर्घवृत्त, लॉन्ग वृत्त है, दीर्घवृत्त। तो ये बता दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त देखें आप लोग कैसा होता है? दीर्घवृत्त देखेंगे इस तरह का पैराबोला टाइप का, हाइपरबोला पैराबोला, ठीक है ना, दीर्घवृत्त जैसा। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, त्रिभुज जैसा दिख रहा है क्या? इसमें कहीं त्रिभुज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बहुभुज दिख रहा है क्या? ये भी नहीं दिख रहा है। तो हम अगर दीर्घवृत्त को आप लोग देखे होंगे, इलिप्स को देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो दीर्घवृत्त होता है, देखिए कैसे होता है, इसको हम समझाते हैं। ये फ्रेंच कर्व हो गया। मान लीजिए हम दीर्घवृत्त बना रहे हैं, इस तरह का दीर्घवृत्त का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें से देखेंगे कि बहुत सारा जो साइड से इसका उपयोग हमने यहाँ पर करते हैं। जैसे ई वाला भाग को हम लोग यहाँ जो घुमावदार है वहाँ पे यूज करते हैं फ्रेंच कर्व का, ठीक है। जहाँ पे ये ई यहाँ से, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स में हम लोग इलिप्स को या दीर्घवृत्त को बांट लेते हैं, ठीक है ना। उन सारे पॉइंटों को जोड़ते हैं किससे? फ्रेंच कर्व से। अब ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ खींचना हो, ये दो पॉइंट को मिलाना, तो क्या करेंगे? ये वाला पार्ट को लेंगे, ये वाला पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे और ऐसे खींच देंगे, ये लाइन मिट गया। फिर यहाँ से मिलाना हो तो ये दोनों पार्ट को यहाँ पर रखेंगे, ऐसे खींच देंगे। ऐसे करके दीर्घवृत्त हम लोग बनाते हैं किससे? फ्रेंच कर्व से। तो इसका जो वर्ग, इसका जो हम क्लास डिफाइन करेंगे तो ये दीर्घवृत्त बनाने में काम में आता है, ठीक है ना। बाकी चीज़ इससे नहीं बना सकते, लेकिन दीर्घवृत्त बन सकता है, इसीलिए इसका जो ग्रेड होता है दीर्घवृत्त वाला होता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए जो जो थ्योरी पढ़ा होगा उसको चीज़ें समझ में आ रही होगी, जो नहीं थ्योरी पढ़ा है डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग तो समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। इसीलिए थ्योरी को अच्छा से पढ़िए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अब बोला कि मृद ग्रेड और कठोर ग्रेड की पेंसिल ड्राफ्टिंग कार्य के लिए उपलब्ध है। बोला है कि एक सॉफ्ट पेंसिल और एक हार्ड पेंसिल दोनों उपलब्ध है कार्य के लिए, ठीक है। तो बोला कि निम्न रेखा चित्र कार्य में किस मृद ग्रेड पेंसिल का प्रयोग करते हैं? बोला है कि कोई रेखा चित्र है, उसको बनाने के लिए कौन से मृद सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का प्रयोग करते हैं? कौन से हम लोग सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का प्रयोग करते हैं, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पे लिखा है पतली रेखा खींचने के लिए, गाढ़ी रेखा खींचने के लिए, खंड रेखा खींचने के लिए, निर्माण रेखा खींचने के लिए, ठीक है ना। तो आप ध्यान देंगे
कि जितना भी लाइट रेखा होता है ना, जितना भी लाइट होता है, बहुत पतला लाइन खींचना होता है वो एच ग्रेड हार्ड ग्रेड वाले पेंसिल से खींचते हैं, और जो मोटा लाइन खींचना होता है वो मृद ग्रेड मतलब सॉफ्ट ग्रेड के पेंसिल से खींचते हैं। तो इसमें देखेंगे कि पतली रेखा खींचने के लिए हम सॉफ्ट ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग नहीं करते हैं, किसे कहते हैं, हार्ड ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गाढ़ी रेखा खींचने के लिए मतलब मोटा लाइन खींचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इसी में हम लोग सॉफ्ट ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है गाढ़ी रेखा हो गया, तो इसी में हम लोग सॉफ्ट ग्रेड प्रयोग करते हैं। खंड रेखा, खंड रेखा में बहुत पतला ही लाइन से खींचा जाता है, अलग अलग ये डैश लाइन जिसको खंड रेखा बोलेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। निर्माण रेखा, निर्माण रेखा तो बिल्कुल ही हार्ड पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। निर्माण रेखा में क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन लाइन जिसको बोलते हैं, पहले हम लोग लेआउट तैयार करते हैं, कहीं गलती होने की संभावना बनी रहती है, इसीलिए इसको हम लोग पतले पेंसिल से कंस्ट्रक्शन लाइन या निर्माण रेखा का निर्माण करते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग सॉफ्ट ग्रेड के पेंसिल से इस पर डबल कलर कर देते हैं, जिससे ये क्लियर दिखने लगता है। निर्माण रेखा में हार्ड ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत हो गया। केवल और केवल ये सही है। कौन सा सही है, ये वाला। ठीक है ना, ये भी गलत है, गाढ़ी रेखा। ठीक है ना, रफ लाइन। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 30वां नंबर। ठीक है, 30 नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ छांटे। ठीक है ना, बोला कि पैमाना जो बनता है विभिन्न मटेरियल पदार्थ के मिलाकर बनाया जाता है, तो उसमें से कौन सा पदार्थ है जो सबसे टिकाऊ है। एक तो लकड़ी का स्केल बना सकते हैं पैमाना, हाथी के दांत को हम लोग नॉर्मली नहीं यूज करते हैं पैमाना बनाने में। ठीक ना, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक चीज़ों में यूज होता है, जहाँ पर सुंदरता के लिए बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं। ठीक है ना, अंगूठी भी बनाया जाता है, गले में पहनने वाला मतलब अलग तरह के जो फैशनेबल मटेरियल होता है उसको बनाने के लिए हाथ का प्रयोग, दांत का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ड्राइंग में नहीं करते हैं। सेल्यूलोइड प्लास्टिक, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील का करते हैं। लेकिन ये तीनों में से सबसे मजबूत कौन होगा, तो तीनों में से सबसे मजबूत हमारा स्टेनलेस स्टील होगा, क्योंकि स्टील इसमें सबसे मजबूत है, इसीलिए स्टील यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे 31 नंबर पे। 31 नंबर बोल रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल का अधिक प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को मैंने स्केल पढ़ा है कि स्केल में दो लंबाई होती है, एक 150 mm की आती है और एक आती है 300 mm की। ठीक है, एक कितने का आती है, 300 mm की स्केल आती है, और दोनों का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोनों का, जहाँ पे ड्राइंग छोटा बनाना हो वहाँ पे हम लोग 150 mm लेते हैं, जहाँ पर ड्राइंग बड़ा बनाना हो वहाँ पे हम लोग 300 mm लेते हैं। तो इसमें देखेंगे इसमें क्रॉस सेक्शन के बारे में पूछा। ठीक ना, लंबाई के बारे में नहीं पूछा है, थोड़ा सा हम गलत पढ़ लिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार का स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों स्केल का प्रयोग करते हैं, 150 और 300 mm। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बताइए उसका, तो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है क्या, क्या ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया। फ्लैट क्रॉस सेक्शन है क्या, तो फ्लैट तो दिख रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन और ढलवा किनारे, बोला कि पतला क्रॉस सेक्शन हो, फ्लैट हो, पतला क्रॉस सेक्शन सही है, पतला होता है, और फ्लैट बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। और बोला किनारा जो होता है ना चाम्फरिंग किया हो रहता है, इस तरह से किनारा जो होता है ना इस तरह से चाम्फरिंग किया रहता है, ऐसे रहता है ना घुमावदार, ये बिल्कुल शार्प ऐसे इस तरह का नहीं होता है। किनारा कैसा होता है, इस तरह का होता है, ऐसे घुमा हुआ होता है। ठीक है ना, तो यही वाला सही होगा। कौन सा होगा, देखिएगा स्केल को, किनारा ऐसे घुमा हुआ रहता है, इस तरह का रहता है, इस तरह का नहीं रहता, ये नहीं रहता, ये वाला सही है, तो इसीलिए ये सही होगा, ये फ्लैट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। कौन सा होगा, ये पतला फ्लैट क्रॉस सेक्शन और ढलवा किनारा। किनारा क्या होता है, चाम्फरिंग किया रहता है, ढलवा रहता है। ठीक है, समझ गए होंगे, 31 नंबर क्वेश्चन समझ गए। आइए 32 चलते हैं। 32 पे 32 पूछा कि ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, विच लेंथ स्केल आर यूज्ड इन मोर इन ड्राइंग। तो आपको अभी बताए ही थे हमको कि दो तरह का स्केल हम लोग प्रयोग करते हैं, एक 150 mm का और एक प्रयोग करते हैं 300 mm का। ठीक है ना, 300 mm का, तो दोनों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, छोटा ड्राइंग के लिए 150 और बड़ा के लिए 300 mm। तो यहाँ पर देखेंगे कि 150 ये भी सही है, 300 ये भी सही है, 600 नहीं होता है, और 150 और 300 ये दोनों एक साथ हम लोग प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये वाला सही है, ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन के अनुसार वो दोनों गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग पर डिपेंड करता है कि ड्राइंग छोटा है या बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 33 नंबर। 33 नंबर बोल रहा है कि 120 mm तक के व्यास खींचने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 120 mm तक के व्यास को खींचने के लिए, ठीक है ना, किस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं।
तो आप लोग थ्योरी में आपको पढ़ाया था कि बड़ी कंपास जो होता है बड़ा, बहुत बड़ा वृत्त खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका डायमीटर लगभग 120 mm के करीब हो। ये डायरेक्ट थ्योरी में पढ़ा है, तो यही वाला आंसर सही है। बो कंपास छोटा छोटा वृत्त खींचने के लिए होता है। डिवाइडर डिवाइडर क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है ना। बो डिवाइडर, ये डिवाइडर नहीं होगा, कंपास से ही हम लोग कोई चीज चित्र को बनाते हैं। तो ये वाला बो कंपास छोटा के लिए होता है, केवल बड़ा के लिए क्या होता है, बड़ी कंपास का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, वो सही है। नेक्स्ट हम चलेंगे 33 के बाद हमारा 34 है, ठीक है। 34 में पूछ रहा है कि ड्रॉप स्प्रिंग बो, जो ड्रॉप स्प्रिंग होता है जो हमारा कंपास, उसका प्रयोग किस कार्य के लिए करते हैं, ठीक है ना। फॉर व्हाट पर्पस ड्रॉप स्प्रिंग बो डिवाइस यूज्ड, किस पर्पस के लिए बो स्प्रिंग डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पहला बड़े व्यास की वृत्त खींचने के लिए, तो जो ये बो स्प्रिंग वाला जो होता है ना कंपास, ये बड़ा वृत्त नहीं खींचता, छोटा वृत्त के लिए करते हैं, तो ये गलत हो गया। लार्ज डायमीटर वाला वृत्त नहीं होता है, स्मॉल डायमीटर वाला। रेखा को छोटे समान भागों में बांटने के लिए, तो छोटे समान में बांटने के लिए कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इसका भी यूज यहाँ पे नहीं करता है। एक ही व्यास से काफी संख्या में छोटे वृत्त खींचने के लिए, ठीक है, ये सही है। एक ही संख्या में छोटे छोटे वृत्त खींचना हो, स्मॉल डायमीटर वाला, तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उपयुक्त सभी, ये गलत है, ठीक है ना। तो एक ही व्यास के बहुत सारे वृत्त खींचना हो तो इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो कंपास छोटा होता है और उसमें नट लगा था। एक बार डायमीटर को मेजर कर लेंगे और इसको टाइट कर देंगे, उसी पे बहुत सारे वृत्त एक ही व्यास से खींचना, आप जल्दी जल्दी उसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है 35 नंबर, 34 हो गया, 35 कि तकनीकी ड्राइंग में किस प्रकार की सीट का प्रयोग लाई जाती है। देखिए पूछ रहा है कि ड्राइंग सीट होती है टेक्निकल ड्राइंग में, तो किस तरह के सीट का प्रयोग करते हैं। पहला हैंडमेड पेपर, मिलमेड पेपर, दोनों में से कोई नहीं, तो कौन सही है। तो आपको पता है कि हैंडमेड पेपर जो होता है बिल्कुल ही मोटा होता है और रफ होता है, उसका उपयोग ड्राइंग बनाने में नहीं कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो किसका कर सकते हैं भाई, मिलमेड, जो मशीनों द्वारा बनाई हुई पेपर होती है, उसका उपयोग हम लोग करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये सही है, पढ़ाया था भी है, आपको पढ़ाया है ना कि पेपर दो तरह का होता है, एक हैंड मिल पेपर, एक मशीन मिल पेपर, तो ये मशीन वाला सही है, ठीक है ना। ये गलत है और ये गलत है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट 36 नंबर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारे सामने है 36 नंबर। आईएस के अनुसार 6 विभिन्न प्रकार आकार की अनट्रिम्ड सीटों प्रयोग में लाई जाती है, इनमें से A4 सीट का चुनाव करें, ठीक है ना। तो देखिए ड्राइंग सीट के डायमेंशन को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अनट्रिम्ड वाला है ना, उस पर कोई हमारा शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, क्योंकि बड़ा वाला पर ट्रिक है, ट्रिम्ड वाले पर ट्रिक है, लेकिन अनट्रिम्ड वाले पे नहीं ट्रिक है। जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये ड्राइंग सीट का ये साइज है, ठीक है, और इस साइज में क्या है कि यहाँ पे जो दिया हुआ दो तरह का ड्राइंग सीट, ध्यान से देखिएगा, एक दिया हुआ है ट्रिम्ड वाला जिसका हम लोग उपयोग करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, और एक होता है अनट्रिम्ड, जो कंपनियों में जब ड्राइंग सीट बन के निकलती है ना, तो थोड़ा सा बड़ा साइज में होती है, थोड़ा सा बड़ा साइज में होता है, ठीक है। जब इसको कंपनियों से ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है तो इसका कॉर्नर वगैरह खराब होने का डर ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये मुड़ता उड़ता है ना। तो बाद में जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड साइज में ट्रिम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको स्टैंडर्ड साइज में ट्रिम कर देते हैं। तो जो ज़्यादा साइज वाला चीज़ होता है उसको काट के इसको किनारे वालों को बाहर निकाल देते हैं और इस शेप में ला देते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए कि इसकी मान ली चौड़ाई चाहिए 841, लेकिन इसमें कितना मिलता है 880, मतलब 40 में एक्स्ट्रा बना के देता है, 41 में एक्स्ट्रा, ये 1189 है, तो यहाँ पे 1230 देता है। तो इसी को ट्रिम्ड करके इस साइज में लाकर बेचा जाता है, कंपनीज में इस साइज में बनता है। तो ड्राइंग जब बनता है तो बड़ा साइज में होता है, बेचते समय इसको छोटा करके ट्रिम्ड करके बेचा जाता है, क्योंकि बाहर वाले भाग खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब आपको यहाँ पे याद करना है, तो याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया था, ड्राइंग साइज को याद करने का ट्रिक बताया था कि जो ट्रिम्ड वाला है यहाँ पर ट्रिक काम करता है, लेकिन इसमें ट्रिक काम नहीं करेगा। इसमें ट्रिक क्या है कि एक A1 A0 को याद कर लेना है, A0 को याद करना है। A0 क्या है 841 इंटू 1189, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बाकी कैसे याद होगा, जैसे A1 पर ध्यान दीजिए, A1 पर ध्यान देंगे तो ये क्या किया हुआ है कि इसका आधा किया हुआ है, इसको आधा करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 594, और 841 को डायरेक्ट यहाँ उतार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो फिर ये 841 का आधा किया हुआ है 420, और 594 को यहाँ ला दिया गया है, ठीक है ना। फिर 594 का आधा किया है 297, और 420 को यहाँ ला दिया है, ठीक है ना। अब क्या करेगा, 420 को आधा किया है और यहाँ पे लिख दिया, और 297 को यहाँ ला दिया है। फिर क्या है, 297 का आधा किया है
और आपको 210 को यहाँ ला दिया है, तो आपको एक याद कर रहे हैं तो बाकी आपका याद हो जाएगा, ठीक है ना। केवल 841 इंटू 1189 याद करके रखिए। और आपको ध्यान दीजिए कि इधर वाले को आधा करके इधर लिख रहा है और इधर वाले को डायरेक्ट लिख रहा है। इधर वाले साइड को आधा करके यहाँ लिखना है और इधर वाले को केवल उतारते जाना है। तो इस तरह से आपका ये ट्रिम्ड साइज वाला याद हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक ना। ट्रिक पे ये नहीं है, उल्टा सीधा है। तो इसको थोड़ा ध्यान में आप लोग रखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल यहाँ से भी पूछता है। तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना। आपको दिखा दिया और आगे सवाल सारा इसी पे है। आगे हम सवाल जितने भी देखेंगे 36 से, तो सवाल हम इसी पे ज़्यादा दिए हैं कि आप लोग इसको याद कीजिए, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इस सवाल को इसमें रख दिया है कि आप लोग याद करेंगे। तो पहला जो सवाल है 36 नंबर सवाल है कि अनट्रिम सीट का बताइए जो जिसमें जो A4 वाला हो। तो A4 वाला कौन होगा इसमें, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। 36 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें 240 इंटू 330 ये वाला सही है, ठीक है ना। 240 इंटू 330 A4 वाला होता है, ध्यान से उसमें देखेंगे तो यही आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये सही है। अब 37 नंबर चलते हैं, क्योंकि आपको चार्ट दिखा दिया, आप चार्ट से आप लोग याद रखिएगा। अनट्रिम्ड वाला याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर A3 के पूछा है, अनट्रिम्ड में A3 का साइज बताइए। 37 नंबर में क्या पूछा है, अनट्रिम्ड A3 का साइज बताइए। तो A3 का जो साइज होगा 330 इंटू 450, 330 इंटू 450 होता है, ये वाला सही है, ठीक है ना। बाकी ये सब चीज़ नहीं है सही। तो यहाँ के बाद आप लोग चीज़ों को याद करके रखिएगा, मतलब ड्राइंग शीट का जो अनट्रिम्ड वाला है भाग को याद कर लीजिएगा। इतना नहीं पूछता है, लेकिन मैं डाला हूँ कि आप लोग याद करेंगे, ठीक है ना। जब तक हम नहीं प्रेशर देंगे आप याद कहाँ से करेंगे, इसीलिए मैंने सारा अनट्रिम्ड डाल दिया है, क्योंकि ट्रिम वाला तो सबको याद है। अनट्रिम्ड यहाँ पूछा है, और कौन सा पूछा है, A5 के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, A5 के बारे में पूछ रहा है। तो A5 क्या होता है, 165 240, 165 इंटू 240 होता है, ठीक है ना। याद करने वाली चीज़ है। हो गया ये। नेक्स्ट सवाल पर हम बढ़ेंगे। 38 हो गया। 39 नंबर पाइए। 39 में भी अनट्रिम्ड पूछा है। अनट्रिम्ड में कौन सा पूछा है भाई, ध्यान दीजिए। अनट्रिम्ड में A1 के बारे में पूछ दिया। इस बार क्या पूछा, A1 साइज बताइए अनट्रिम्ड में, ठीक है ना, जो ट्रिम्ड नहीं किया हुआ है। तो बताइए क्या होता है। तो 39 का होगा 625 इंटू 800, 625 इंटू 800 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये सब याद करना है, ठीक ना। अनट्रिम्ड वाले साइज को आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, साइज है, याद करना पड़ेगा। अब पूछ दिया A2 के बारे में। A2 अनट्रिम्ड में बताइए। तो A2 अनट्रिम्ड का होगा 40 का आंसर। तो 40 का आंसर अगर हम बात करें तो 450 इंटू 625 होता है, ठीक है ना। 450 इंटू 625, 450 इंटू 625 यहाँ पे है, सही है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। 40 नंबर हो गया। 41 क्वेश्चन के पास चलते हैं हम। 41 क्वेश्चन छोड़िए, ट्रिम्ड देखिए, ट्रिम्ड वाला आ गया। अब यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिलेगा, क्योंकि ट्रिम्ड वाला का ट्रिक है, ट्रिक से आप याद करके रखे होंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें पूछा है A4 का पूछा है, ठीक है ना, और ट्रिम्ड पूछा है। ट्रिम्ड चाहिए और A4 में चाहिए। तो ट्रिम्ड और A4 में आपको अगर ध्यान से अगर देखे होंगे तो आपको उस चार्ट को मैंने बता रहा था, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि 210 इंटू 297 होता है। 210 इंटू 297 कौन सा, 210 इंटू 297 ये वाला है, ये सही है, ठीक है। 41 नंबर सवाल था। नेक्स्ट हम चलेंगे 42 नंबर सवाल पे, ठीक है ना। 42 नंबर सवाल पाइए। 42 पूछा क्या, IS के अनुसार, हाँ यहाँ पे पूछा क्या, A3 का पूछा है और ट्रिम्ड वाला पूछा है। ट्रिम्ड चाहिए और A3 चाहिए, ट्रिम्ड चाहिए और A3 चाहिए। तो कौन होगा, 297 इंटू 420, 297 इंटू 420 वाला सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। 42 हो गया। 43 नंबर पे, 43 में भी सेम सवाल है, ट्रिम्ड पूछा है, ठीक है। ट्रिम्ड पूछा है और कौन सा A1 के बारे में पूछ रहा है, ट्रिम्ड और A1। तो ये तो बहुत इजी होगा, जो आप लोग जानते होंगे। हमको लगता है कि इसमें से देखिए कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा दिखेगा वही होगा, क्योंकि A0 के बाद कौन आता है, A1 आता है। तो इसमें आप देखेंगे तो 594 इंटू 841, ठीक है ना, 841। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, मतलब आपको डेटा याद करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। इसीलिए मैंने भर भर के क्वेश्चन डाला है कि आप इसे याद करें, ठीक है ना। और इससे सवाल पूछता है, और इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि ये सवाल को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डालूं, जिससे आप लोग याद कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम सवाल बढ़ते हैं कि ट्रिम्ड पूछा है और ट्रिम्ड और A2 का साइज पूछा है। ट्रिम्ड चाहिए और A2 चाहिए, ट्रिम्ड चाहिए और A2 चाहिए। तो हमारा होगा ट्रिम्ड और A2 420 इंटू 594 होता है। क्या होता है, 420 इंटू 594 होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 45 पे। इसमें क्या पूछा है, ट्रिम्ड पूछा है, ठीक है। ट्रिम्ड चाहिए और हमारा A5 चाहिए,
ट्रिम्ड और A5। क्वेश्चन नंबर 45 तो आपको याद होगा 148 इंटू 210 होता है, 148 इंटू 210 ए नंबर सवाल सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 46 नंबर पे। देखिए 46 नंबर पे क्या पूछा है सवाल, ये तो सबको याद होना चाहिए। ट्रिम्ड पूछा है और हमारा A0 के पूछा है, ट्रिम्ड और A0। ट्रिम्ड और A0 सबसे बड़ा साइज यही तो होता है, 841 इंटू 1189, यही ना सही है। 46 नंबर 841 इंटू 1189, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 47 नंबर पे। बोला कि 841 इंटू 1189 mm, 841 इंटू 1189 mm साइज की ड्राइंग शीट को किस नाम से जाना जाता है? तो A0 से जाना जाता है, क्योंकि यही ना होता है 841 इंटू 1189 mm में यही होता है A0 वाला, तो ये सही है। ठीक है, ठीक है, बाकी याद कर किए होंगे आप लोग। कितना नंबर को? 47। अब 48 पे चलेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न नामित ड्राइंग में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? 1 वर्ग मीटर होता है, कौन सा का 1 वर्ग मीटर होता है? तो 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो A0 वाला का 1 वर्ग मीटर होता है, ठीक है ना। 841 इंटू 1189 जो था उसका कितना होता है? 1 वर्ग मीटर होता है A0 का, ठीक है ना। A0 का 1 वर्ग मीटर होता है, तो आंसर याद करके रखेंगे आप लोग कि इसका 1 वर्ग मीटर होता है। अगर पूछेगा कि किसका 1 वर्ग मीटर होता है, A0 वाला का 1 वर्ग मीटर होता है। 49 नंबर की हम बात करें, बोला कि ड्राइंग शीट की भुजाओं का अनुपात क्या होता है? तो याद रखेंगे दो तरह का पूछता है, एक ड्राइंग शीट के भुजा का अनुपात, एक पूछता है क्षेत्रफल का अनुपात। तो भुजा का जो अनुपात होता है 1/2 होता है, 1/√2 होता है, ठीक है ना, भुजा का अनुपात। और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो 1/2 होता है, ठीक है ना। दोनों में ये अंतर याद रखिएगा, ये भुजा का अनुपात है, ये ड्राइंग शीट की भुजा का अनुपात है, चौड़ाई और लंबाई होता है ना उसका अनुपात है, और ये क्षेत्रफल का अनुपात है, एरिया का अनुपात है। दो ड्राइंग शीट के जो एरिया का अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम 50 सवाल कर लिए और आप लोग भी किए होंगे, नंबर अच्छा आया होगा। नहीं जिसका अच्छा आया होगा प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार दो बार टेस्ट देकर दोबारा दीजिएगा, 3 बार दीजिएगा, 4 बार, ये सही हो जाएगा, समझ में आएगा। लेक्चर को अच्छे से पहले रीड कीजिए, ठीक है ना। तो हम यही इसीलिए बार बार बोलते हैं कि थ्योरी को ज़्यादा नहीं चाटना है, थ्योरी देख देख के नोट्स बना लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन का खूब भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ जहाँ आपको लगे कमजोरी है वहाँ पर थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। यही तरीका होता है नौकरी लेने का। अगर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो नौकरी मिलेगा, सीधा फंडा है, सीधा सवाल है कि क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो नौकरी मिलेगा। और हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करते, केवल थ्योरी चाटते रहते हैं। थ्योरी नहीं चाटना है बाबू, जो जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका थ्योरी देखिए। जैसे ड्राइंग शीट का आप देख रहे होंगे, ड्राइंग शीट में ट्रिम साइज ज़्यादा पूछा हुआ है और आप बार बार भूल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपको टेबल नहीं आता, टेबल को याद कर लीजिए। तो पढ़ने का तरीका यही होता है कि रिवर्स में पढ़ा जाता है, और स्कूल कॉलेज में सीधा पढ़ा जाता है, चैप्टर पढ़े थ्योरी पढ़ रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटेटिव में रिवर्स, पहले क्वेश्चन पढ़िए तब जाकर थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए थ्योरी पढ़िए, तब पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, हमें किस तरह के क्वेश्चन को डील करना है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।